Welcome, Prashant sir. How are you? I keep getting your updates that your trust is doing a wonderful job. You're creating so many entrepreneurs, helping people in the society and uplifting their economic status. So let's hear from you, Prashant sir, now. Thank you, Neha ji. Really appreciate. Can you hear me? Yes, we can. Perfectly well. Um, First of all, thank you, Neha ji, for inviting me, Biyani Group of College. Um, प्रोफेसर रमेश, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली आपने सोशल वर्क के ऊपर भी इतना शब्द बोले। मैं खुद कॉर्पोरेट में 17 साल रहकर अभी सोशल सर्विस कर रहा हूँ, एंड आई एम फुल टाइम इनटू इट, एंड दिस इज ए रियली रियली एक्साइटिंग और फुलफिलिंग करियर है। जो भी बच्चे अगर सुन रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, आई वुड रेकमेंड यू मस्ट ट्राई फॉर दिस करियर. This is going to be new normal in the future. Yeah, so coming back to my topic, दो चीज मुझे आपकी कॉन्फ्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं, एंड बिफोर दैट आई ऑल्सो वांट स्टूडेंट्स, you have your chat box and I want to know how many students do we have on this call, क्योंकि नेहा जी और जो हमारे लीडर्स हैं उनको अगर मैं कुछ बोलूंगा तो थोड़ा मुझे मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। उनके लिए मेरी कॉन्फ्रेंस नहीं है, आई एम हेयर जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ओनली। प्रशांत जी, इस कॉन्फ्रेंस को YouTube पे लाइव किया जा रहा है, बच्चे वहां पे ज्यादा देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, वेरी ये गुड हमने क्लोज वेरी ग्रुप गुड। ही रखा हुआ है, इसमें बहुत चुनिंदा बच्चे ही हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं अरे हमारे वाह, साथ चलो में। कोई नहीं। लेकिन आपकी बात ग्लोबली जा रही है, इस बात को निश्चित मानिए। एक्सलेंट एक्सलेंट। सो दो तीन चीजें मुझे जो इस कॉन्फ्रेंस में खास लगती है। एक तो आपने बात की न्यू नॉर्मल्स की। सो न्यू नॉर्मल इज समथिंग दैट वी लर्न रिसेंटली, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि न्यू नॉर्मल एक्चुअली हमेशा से वर्ड रहा है, हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी जैसे प्रोफेसर रमेश जी बता रहे थे कि हमारे जमाने में तो लाइट नहीं थी, हमारे जमाने में टाइपराइटर पर हम पीएचडी थीसिस लिखते थे, अब कंप्यूटर आ गए, अब बच्चों को मोबाइल आ गया है, और अभी तो स्पीच एनालिटिक्स होता है और इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, एआई आ गया है, एल्गोरिथम इतना सारा आप डालकर आपने काम कर सकते हो। सो ये सारी चीजें क्या है, हम जैसे जैसे अगर सिचुएशंस को समझें तो न्यू नॉर्मल एक्चुअली हमेशा से ही हो रहा है। हमने पहली बार कोविड की वजह से न्यू नॉर्मल वर्ड्स को समझने की कोशिश की है। अब मैं एक दिन मेरी बेटी से बात कर रहा था तो मैं बोल रहा कि हमें पता है 5 किलोमीटर दूर पैदल जाता था मैं जब 6-7 क्लास में पढ़ने के लिए, और 8th क्लास में मुझे साइकिल मिली थी। तो मम्मी, मेरी बेटी बोलती है मुझे कि अपनी मम्मी को बोलती है कि पापा और ये लोग क्या हमेशा कंप्लेंट ही करते रहते हैं लाइफ में, इन लोगों की लाइफ में अगर कुछ नहीं था तो हमारी प्रॉब्लम है क्या? So that's what similarly it's happened with our parents as well. So this is what is the new normal. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी जैसे हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैंने अभी सुबह देखा मेरे एक एसबीआई फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं निक्सन जोसेफ, उन्होंने अपना एक पोस्ट दिया था, उसमें बोला 125 कॉन्फ्रेंसेस वो अटेंड कर चुके हैं, उसका उन्होंने पोस्ट डाला और उसके पिक्चर्स डाले थे, स्नैपशॉट्स। मैंने बोला कि पिछले 7-8 महीने में सर यही कर रहे हैं, काफी ज्यादा। So one is the new normal. I think everybody has to understand this is part of our life and we have to learn it, and this is a keep on happening and this will be our life in the future as well. Second मेरा टॉपिक है unemployment. एक मिनट, मेरा टॉपिक है education for employable skill development. I'll just take you to the history. ये अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड, नेहा जी स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आप यू आर द लीडर ऑफ दिस कॉलेज। ये अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड जो बना है ना, ये बना है 16 अगस्त 1947 को। आप लिख लो चाहे तो इसको, 16 अगस्त 1947 से पहले अनएम्प्लॉयमेंट नाम का कोई वर्ड नहीं होता था हिंदुस्तान के अंदर। उससे पहले हमारे समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि हर आदमी के पास अपना काम था, वो क्या काम करना है, कैसे करना है, उसको सब पता था, और उसका पूरा एक सामाजिक ढांचा जो है ना इसी तरह से बना हुआ था। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि अग्रवाल समाज के लोग जो है बिजनेस का काम करते थे, पैसे का लेन देन का काम करते थे। ठठेरा समाज बर्तन का काम करता था, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। मोची का काम जो है जनरली बैरवा समाज के लोग करते थे। कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी युद्ध में
जो है किसी दूसरे समाज के लोग मरे हो, सिर्फ राजपूत समाज के लोग ही युद्ध लड़ने जाते थे। तो राजपूत समाज का काम ही ये था कि भाई तुम्हें देश की रक्षा करनी है, युद्ध करना है, दुश्मनों से लड़ना है। ब्राह्मण समाज का काम पूजा पाठ का था, हरिजन समाज का काम साफ सफाई से संबंधित था, आज जिसको हम हाउसकीपिंग बोलते हैं एक्चुअली। तो अंग्रेजी में हमने थोड़ा नाम अच्छे से दे दिया तो उसमें हमें बुरा नहीं लगता है। माली समाज जो गार्डनिंग का काम करते हैं, सैनी समाज का काम हमेशा से ये रहा था, खेती बाड़ी में फल सब्जी करना या गार्डन कैसे बनाना है उससे रिलेटेड। कायस्थ समाज स्पेशली सक्सेना माथुर, इनका लिखा पढ़ी का काम था। इनके जो पूर्वज हम लोग मानते हैं चित्रकूट जी महाराज, वो यही काम करते हैं, राइट। इसी तरह से राणा समाज राजस्थान में होता है जो संगीत बजाने का काम करता है। भाट जो होते हैं गांव गांव में जाकर स्टोरी टेलिंग का काम करते हैं, जिसको एक नया वर्ड आजकल हो गया, स्टोरी टेलिंग आपको आना चाहिए लाइफ में। तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही अपकमिंग फील्ड है और इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी लोग कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ अगर आपको सबसे अच्छा वो स्टोरी टेलिंग सुनना है तो आप घाट समाज में जाइए। आप जो है वो जिस तरह से दिए के साथ पूरा स्टोरी बनाते हैं सब चीजों की, इसी तरह से आप पांडे हैं, आप हरिद्वार में जाओ, आप वाराणसी में जाओ, आपके पूरे पुरखों की हिस्ट्री उनके पास लिखी होती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हिंदुस्तान में इस तरह से बनी हुई थी कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट एक कायस्थ समाज की बेटी कायस्थ समाज में शादी होती थी, इसी तरह से कुम्हार की बेटी का समाज कुम्हार के परिवार में, क्योंकि जो उसके समाज में जो चीज वो सीख रही है बचपन से जो पैदा हो रही है, उसने जो चीज देखा, जो स्किल जिसकी वजह से उनके घर में इनकम हो रही है, वो इनकम वो दूसरे अपने ससुराल में जाके उसको फॉलो करती है। अब ये चीज जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद कुछ, मैं नॉन पॉलिटिकल बात करते हुए बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने काम में डिफरेंस बताना शुरू किया लोगों को, ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। और जब लोगों को ये चीज भर दी उनके कान में कि अच्छा ये काम बेकार है, खेती करना बेकार है, अब किसान आदमी काम खेती नहीं करना चाहता, वो जाके भाई मैं शहर में जाके जब मजदूरी करूंगा और बिल्डिंग में काम करूंगा, कंस्ट्रक्शन साइट में काम करूंगा, लेकिन खेती नहीं करूंगा क्योंकि खेती का काम बेकार है। सिमिलरली जो है दूसरे आदमी को बोल दिया कि भाई आपको ये छोटा काम है, बड़ा काम करना है। तो इस तरह से आदमी के दिमाग में उस काम के प्रति जो इंटरेस्ट है वो कम होता चला गया, और इंटरेस्ट कम होने की वजह से वो ऐसे काम करने के लिए कोशिश करने लगे जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है या जिसके अंदर उसका पैशन नहीं है। अभी संजय बियानी जी ने शुरू में बोला था कि पैशन इज द रूट कॉज फॉर एवरीथिंग, एंड आई ऑलवेज यूज दिस वर्ड पैशन। अगर आपकी लाइफ में है किसी चीज के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं कॉर्पोरेट में 17 साल रहा हूं और काफी अच्छी पोजीशंस पे भी रहा, मैं अच्छी खासी सैलरी भी मैंने ली, लेकिन लाइफ में फुलफिलमेंट नहीं था। मेरा पैशन हमेशा से सोशल सर्विस के लिए रहा और मैंने 2017 में अपना कॉर्पोरेट छोड़ा। अब 17 से 2020 में मैं हूं इस वक्त, और एनजीओ का मैंने एक्सपेंशन जो बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, एनसीआर, यूपी, राजस्थान, हम सब जगह कर चुके हैं। हमारी एक बहुत अच्छी टीम है, 24-25 लोगों की बहुत ही एंथुजियास्टिक टीम है, जिससे हम हर एक गांव में महिलाओं को उनका अपना बिजनेस शुरू करवा रहे हैं। सो वी आर फोकसिंग ऑन विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, और हमारा फोकस ही ये है महिलाओं के लिए कि आप लाइफ में जो पसंद है आप वो बिजनेस शुरू करो। अगर आपको टेलरिंग पसंद है, ब्यूटी पार्लर पसंद है, आपको हैंडीक्राफ्ट पसंद है, दोना पत्तल बनाना पसंद है, आपको जो पसंद है वो बिजनेस करो, और उस बिजनेस के लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। सो वी प्रोवाइड देम ए ग्रांट ऑफ 15,000 रुपीज। इट्स नॉट अ लोन, इट्स ए ग्रांट। और उनको 1 साल की मेंटरिंग देते हैं जिससे वो महिलाएं जो काम करना चाहें, जहां करना चाहें, अपना पैसा कमाएं। पिछले साल 60 महिलाओं को हमने बिजनेस खुलवाए थे। 60 महिलाओं का नेट प्रॉफिट नेहा जी 15.5 लाख रुपीज था। इतना मेरे कॉर्पोरेट डोनर्स ने मुझे पैसा नहीं दिया, उससे ज्यादा मेरी महिलाओं ने प्रॉफिट कमाया। इस साल हम लोग 200 विमेन्स को एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं। और अभी मैं बैंगलोर में हूँ इस वक्त, बैंगलोर के रूरल एरिया में, गांव में, बस मैं आपकी कॉल के तुरंत बाद रूरल एरिया में जाऊंगा, और मेरा सिर्फ काम रूरल में जाकर लोगों से मिलना है, महिलाओं से मिलना है कि वो क्या काम यहाँ पर हम शुरू करवा सकते हैं। सो वी हैव कपल ऑफ गुड कॉर्पोरेट्स जो हमें अब पैसे देना शुरू किया है, एंड हम जगह जगह काम कर रहे हैं। जयपुर में हम शाहपुरा, विराटनगर, करौली डिस्ट्रिक्ट्स जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हम लोग पेपाल के थ्रू काम कर रहे हैं। शाहपुरा में एयू बैंक के साथ काम कर रहे हैं। जयपुर में हम मेटलाइफ के साथ काम कर रहे हैं। बैंगलोर में हम जो है ENY है, अर्नेस्ट एंड यंग के साथ काम कर रहे हैं। तो ये मेरा पैशन है जिसकी वजह से इतने सारे कॉर्पोरेट्स हमसे जुड़े। और जो काम मैं कर रहा हूँ, एनजीओ के भी बहुत सारे काम होते हैं, आप एजुकेशन में करो, आप हेल्थ में करो, आप एड्स के लिए आप काम करो, लेकिन मेरा फोकस रहा कि मुझे
एक महिला जो घर में मदर है, उसकी जेब में अगर पैसे होंगे, उसके पास अगर पैसे होंगे, तो घर में उन बच्चों की एजुकेशन अच्छी होगी, उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, उनको लिविंग स्टैंडर्ड उनका बढ़ेगा। तो मेरा फोकस सिर्फ ये है कि घर में एक मदर के हाथ में पैसा देना, और मदर के हाथ में सिर्फ मुझे पैसा नहीं देना है, उसको पैसे कमाने वाला बनाना है। सो मैं आई एम प्राउडली सेइंग, में हमारी कई महिलाएं हैं जो हर महीने 20,000 रुपए से ज्यादा कमा रही हैं, जो 1 साल पहले घूंघट में रहती थी घर में। उनके घर से कोई उनको बाहर निकलने का परमिशन नहीं था। पिछले महीने हमारी एक महिलाएं हैं, पलक ब्यूटी पार्लर, हमने उनको खुलाया। आप मेरी वेबसाइट पे ये सब चीजें देख सकते हो, मेरे फेसबुक अपडेट्स पर देख सकते हो। कल जो है हमने 10 महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाया जयपुर में। उससे पहला मेरा, नेहा जी आपने पोस्ट देखा होगा, तो हमने 3 महिलाओं को नोएडा में विमेन एंटरप्रेन्योर बनाया। अभी आज मैं बैंगलोर आया हूं, हमें अगले 3 महीने के अंदर 35 विमेन्स को एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। और ये सब वेराइटी ऑफ बिजनेसेस है। इवेंचुअली हमारा गोल है कि ये सारी महिलाओं को एक दूसरे से जोड़ें और ये हिंदुस्तान में एक रूरल मार्केट नेटवर्क क्रिएट करें, जहां से जो भी महिलाएं बैंगलोर में बैठ के कोई भी प्रोडक्ट दिल्ली में बेच सकती है, जयपुर में बेच सकती है, और जयपुर की महिला बैंगलोर में बेच सकती है। दैट्स व्हाट इज आवर फोकस। सो नाउ मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं कि हमें वो स्किल पर फोकस करना चाहिए। हमें हमारे स्टूडेंट्स को और यूथ को ये आइडेंटिफाई करने के लिए एनकरेज करना चाहिए कि लाइफ में आप वो चीज आइडेंटिफाई करो जो आपको पसंद है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया मुझे क्या पसंद है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, एमबीए ही करना है। आप किसी भी फील्ड में आप जाओगे, आपको सक्सेस मिलेगा, उसमें पैसा भी है। और इसी चीज को करते हुए हमने लॉकडाउन में, नेहा जी अगर आप देख रहे हैं, तो मैंने एक बुक लिखी है 100 करियर ऑप्शंस, और ये हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। प्रोफेसर रमेश, ये मैं बुक आपको भेजूंगा, आप अपना एड्रेस मुझे भेजिए। ये इसमें हमने 100 करियर ऑप्शंस दिए हैं, और इसके अंदर 300 क्यूआर कोड्स डाले हैं। यूट्यूब के बेस्ट करियर वीडियोस इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो बच्चे, कोई भी किसी बच्चे को 8th क्लास से हम लोग एनकरेज करते हैं कि लाइफ में आप वो स्किल आइडेंटिफाई करो या वो करियर आइडेंटिफाई करो जो आपको पसंद है। और अगर उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया मुझे क्या पसंद है, तो उसमें वो आगे बढ़ सकता है। मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। हमारी एक बच्ची है थानेश्वरी, जो एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी है, और उसका ऑब्वियसली हर पेरेंट्स का फोकस रहता है कि पढ़ाई में अच्छा करे, और बेचारी 9th क्लास में फेल हो गई। गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट थी, हमारे एनजीओ में पढ़ने आती। हमने एक दिन ऐसे ही स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया, और उस दिन मैं भी वहीं था। तो मैंने देखा, रेस करवाई, कबड्डी खेल करवाया मैंने। तो ये लड़की थानेश्वरी बाकी लड़कों से भी डबल स्पीड से आगे भागी। तो मैंने बोला ये तो टैलेंटेड है। और उसी दिन से हमने उस बच्ची को ट्रेनिंग दिलाना शुरू किया, एंड आई एम प्राउड टू से शी इज अ नेशनल कबड्डी प्लेयर टुडे। Wonderful. And she is also a cross country marathon winner in Delhi state as of now. और जो लड़की, आप सोचो 7 बहन भाई हैं वो, जिसके पापा टेंट हाउस लगाने का काम करते हैं। टेंट हाउस के ओनर नहीं है, लेबर हैं, और उनके लिए लाइफ में पूरे घर को फीड करना भी मुश्किल है। आज उसकी बच्ची अगर नेशनल प्लेयर है तो एक काफी बड़ी बात है। इसी तरह से फार्मिंग के अंदर आप देखोगे बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं। स्पेशली मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कॉर्पोरेट से अपना रिटायरमेंट लेकर फार्मिंग के अंदर आ रहे हैं। बस्ती में जहाँ हमारा प्रोजेक्ट है, वहां पर मैं देखा हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने जो हम लोग सलाद खाते हैं 5 स्टार होटल्स में, आप देखेंगे जाके, उस तरह का उन्होंने खेती करना शुरू किया। और जो पहले कुछ भी नहीं करते थे, आज उनका टर्नओवर अगर हम लोग देखें तो कम से कम 60 लाख के आसपास। So that's what they are growing. So इस बुक के अंदर भी हमने लिखा है कि आप इसको एजुकेशन फील्ड में आप जाओगे, लेक्चर्स, टीचर्स, लाइब्रेरियंस, डेफ एंड म्यूट ट्रेनर। आपने कभी देखा है कोई बच्चा सोच रहा होगा मुझे मूक बधिर बच्चों के लिए टीचर बनना है? कोई नहीं सोचता। लेकिन इस करियर में अगर आपने डीएड किया, डीएड करने के बाद एग्जाम पास कर लिया, आपको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। वी डोंट इवन फोकस ऑन कि आप गवर्नमेंट जॉब पर फोकस करो, लेकिन ऐसे बहुत सारे करियर हैं जिनके बारे में लोग सोचते ही नहीं है। जैसे ही नेक्स्ट हमारे इसी करियर के अंदर हम लोग बात करते हैं फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी के बारे में कोई ऐसे करियर बहुत मुश्किल से कोई सोचता है कि मुझे फायर सेफ्टी एक्सपर्ट बनता है, लेकिन इतनी सारी कंपनियां हैं। आपका बियानी कॉलेज इतना बड़ा कैंपस है, उसके अंदर आपने फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगा रखे होंगे।
आप हर साल ऑडिट कराते होंगे, तो जो ऑडिट करने आता है उसको आप पेमेंट करते हैं। तो इसी तरह से जयपुर में हर एक शहर के अंदर इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं जहां पर हमें फायर सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना होता है. सो इफ एनी स्टूडेंट कैन गो टू इन दैट फील्ड एज वेल. एविएशन, कमर्शियल पायलट, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, ट्रैफिक कंट्रोलर्स, डिफेंस ऑफिसर्स, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर में आप जनरली हम लोग बोलते हैं डॉक्टर बनना है. हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ डॉक्टर पे आप फोकस मत करो. यू शुड डिसाइड कि आपको नेफ्रोलॉजिस्ट बनना है, आपको न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, आपको डेंटिस्ट बनना है. यू शुड फोकस ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू बी. डॉक्टर एक बहुत ब्रॉड करियर्स है. सिमिलरली रेलवे के अंदर आपको जाना है तो रेलवे के अंदर इतना बड़ा इंडस्ट्री है, आपको क्या बनना है आप उसके बारे में आप फोकस करो. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हम सब सोचते क्या है कि हॉस्पिटल में रिसेप्शन का काम है, लेकिन आप हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर आप जाओगे तो बहुत सारी रेंज ऑफ करियर्स हैं. इसी तरह से आप हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो हम डॉक्टर सोचते हैं, लेकिन डॉक्टर के अलावा इतने सारे अलग करियर्स हैं. हॉर्टिकल्चर भी हॉस्पिटल के अंदर होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ. आपको फ्रंट डेस्क के लोग होते हैं, उसमें हाउस कीपिंग के लोग होते हैं, होटल मैनेजमेंट. एक बीच में रोकना चाह रही हूँ, पर आपका जो एरिया ऑफ फोकस है वो है एज ए एनजीओ यू आर वर्किंग अमंग द सोसाइटी पीपल. तो मैं ये जानना चाह रही थी फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स के सोशल सर्विस में वो क्या करियर बना सकते हैं, क्या स्किल्स एक्वायर करें बच्चे जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं या यूजी फाइनल ईयर में है. वेरी गुड क्वेश्चन. थैंक यू मैम ये क्वेश्चन पूछने के लिए स्पेशली. जैसे मैं आपको बता दूं बच्चों के लिए, जो इंडिया एक फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने CSR लॉ एक्ट पास किया है 2014 में, जिसमें कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है या उसकी नेट वर्थ 10,000 करोड़ से ज्यादा है या जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, उस कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का 2% सोशल सर्विस में खर्च करना ही है. एंड दिस इज अ कंप्लायंस. इफ दे आर नॉट डूइंग तो उनको 25 साल की जेल भी हो सकती है उनके डायरेक्टर्स को. तो इसमें इतने ज्यादा कंट्रोल्स हैं और हर एक कंपनी जिसका प्रॉफिट इतना ज्यादा है उनको करना ही है. तो अगर आप देखते हैं तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए आप रिलायंस इंडस्ट्री की आप बात करो, उनका नेट प्रॉफिट होता है 23,000 करोड़. 23,000 करोड़ का आप 2% लगाओगे तो कई हजार करोड़ आता है. तो 1,000 करोड़ का प्रॉफिट आप जो बिजनेस है उसको आप CSR में करने के लिए आपको डेडिकेटेड लोग चाहिए. सिमिलरली आप टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आप जाओ, हर एक कंपनी में आप जाओगे तो आप एक दो कम से कम CSR के लोग होते ही हैं. और CSR फील्ड में आपको अगर फुल टाइम करियर बनाना है आप MSW करिए, आप मास्टर इन सोशल साइंस. आप इग्नू से डिप्लोमा इन सोशल वर्क कर सकते हो, आप BCA कर सकते, BSW कर सकते हो. बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जहां से ये कोर्सेज कराए जाते हैं. इनफैक्ट इन कोर्स के साथ आप NGOs के साथ वॉलंटियरिंग वर्क करो आप. तो जिससे क्या है, अब जैसे मैं मेरा एग्जांपल, अगर मुझे मेरे बचपन में किसी ने बताया होता कि आप सोशल सर्विस में जाना चाहते हो तो आप ये काम करो, आप ये पढ़ाई करो, तो शायद मैं अपना 17 साल कॉर्पोरेट में बर्बाद नहीं करता. मैं सीधे इसी करियर में आता और शायद मैं आज जो हूँ उससे ज्यादा कुछ कर पाता. लेकिन मुझे 17 साल कॉर्पोरेट में निकालने के बाद अन्ना हजारे जी से इंस्पिरेशन मिली कि यार अन्ना जी ने अपनी लाइफ दी है वो आज इस लेवल पर, तो शायद हम लोग कर सकते हैं. और मैं सब कुछ छोड़कर अब इसमें लग गया हूँ. तो सर अगर बच्चे जैसे अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या उनको कॉर्पोरेट्स में डायरेक्टली अप्लाई करना चाहिए जिनके पास CSR फंड्स हैं, या फिर उनको किसी NGO को ही अप्रोच करना चाहिए? नहीं, फर्स्ट उनको अपना एजुकेशन कंप्लीट करें. एजुकेशन पूरा होने के बाद, एजुकेशन होने के बाद वो CSR कॉर्पोरेट में भी अप्लाई कर सकते हैं और NGOs में भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं. डिपेंड कि उनको क्या इंटरेस्ट है, किस फील्ड में काम कर रहा है. जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम होते हैं NGOs के अंदर. जैसे आप हेल्थ पर कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग जो है विमेन हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर काम करते हैं, कुछ हेल्थ के अंदर भी कई कैटेगरीज हैं. जैसे सिर्फ आप मेडिकल कैंप्स आप लगाते हैं या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर काम करते हो. जैसे मैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करता हूँ, विमेन एम्पावरमेंट में स्किल डेवलपमेंट भी है. आप बहुत सारे लोग रिसर्च के ऊपर काम करते हैं. जैसे आपने कोई अभी आप देखो कोटा के अंदर आप बहुत छोटे छोटे बच्चों की डेथ्स हो रही है हॉस्पिटल्स में, आपने देखा होगा, जो लास्ट ईयर भी काफी बड़ा इशू बना था. तो इस तरह की जो ये डिजीज है इनके ऊपर ज्यादा कोई फोकस नहीं होता है, लेकिन इस पर रिसर्च अगर कोई स्टूडेंट्स कर सकते हैं, एक पूरा डेटाबेस तैयार करके और आप सबमिट करो ये थीसिस गवर्नमेंट को या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जो इस फील्ड में काम करते हैं. कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनिसेफ बताया, वर्ल्ड बैंक बताया, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह के स्टूडेंट्स को लेती है. अब डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कितना अच्छा है. बहुत सारे प्रीमियर कॉलेज हैं जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस,
उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट अच्छे कॉर्पोरेट में भी जा सकते हैं या अच्छे बड़े एनजीओ में भी जा सकते हैं। कुछ ऐसे जो जैसे जयपुर में हैं या राजस्थान में कुछ छोटे स्कूल से भी, जैसे आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, आप उससे करते हैं तो आपको अच्छे जॉब्स मिलते हैं। हमारे पास भी एक दो लोग हैं जिन्होंने बीसीए करने के बाद हमारे यहाँ ज्वाइन करा है। ऑब्वियसली हम लोग छोटे हैं अभी एनजीओ, तो इतना सैलरी पे नहीं करते हैं, बट ये कि यू डेफिनेटली कैन गेट अ वेरी गुड सैलरी in You corporate. started small and then make it big, sir. Absolutely. And this is what in every career. Yes, I think we should be motivating our students to go for the volunteering job, along with their studies, so that they can understand what is the social work, how a NGO functions, and then they can carve their career post their graduation or master's degree. I think we can join hands with the NGOs that you are functioning or you are associated with for the benefit of the students. And it's been, I think my technical team is saying that we are already... Time is over. Yeah, time is over. Absolutely. Thank you. We will be in touch with you, and we will come back to Jaipur, and then I think we can organize a session in the campus also for you, because we have the skill development classes going on, as the government has already opened the college for skill development students. So certainly we would like to have a session for those students with you, and so that you can motivate them for entrepreneurship. There are a lot of girls who are doing multiple skills, that they are acquiring multiple skills, be in fashion designing, some are doing in journalism, some are doing software related computer courses, how they can start something small and then make it big. So I think you've given a great insight into the social work field, Prashantji, and we know that you had a marvelous corporate career also, and then you're doing extremely well in women entrepreneurship also. We are really obliged and thankful to you for joining us from Bangalore today. Thank you, Prashantji. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. And